हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विशाल सुपेकर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फिज़िक्स लर्निंग चैनल विश फिज़िक्स में। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने चार्जेस और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में। हमें ये तो पता है कि अगर 2 लाइक चार्जेस हों तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, और अगर 2 अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन अगर हमें इस फोर्स को मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना हो तो उसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम कूलॉम्स लॉ की हेल्प लेंगे। दिस लॉ वॉज गिवन बाय सर चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलॉम इन 1785। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है वो क्या है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the 2 point charges is equal to product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चार्जेस कंसीडर किए हैं। एक जो फर्स्ट चार्ज है उसे मैं Q1 चार्ज नाम दे रहा हूँ, और जो सेकेंड चार्ज है उसे हम Q2 चार्ज कह रहे हैं। और इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कुछ डिस्टेंस कंसीडर की है, दैट इज R। इट मे बी पॉसिबल कि आप चाहें तो दोनों लाइक चार्जेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिए हैं, या फिर आप 2 अनलाइक चार्जेस भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैंने यहाँ पर 2 लाइक चार्जेस लिए हुए हैं, और अब अगर फिर से मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दैट मीन्स जो भी इनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, दैट इज Q1 mod एंड Q2 mod, ओके, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स जो भी फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस डेफिनेशन को पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमें ये 2 स्टेटमेंट्स मिलते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के फॉर्म में। और अगर हम ओवरऑल इसे एक फोर्स की तरह कंसीडर करें तो नेट फोर्स जो भी होगा दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पर एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं K। सो ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरह से बन जाता है, और फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन होती है। लेकिन अगर हमें इस K की बात करनी है कि ये क्या है तो हम कह सकते हैं कि जो K है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और अगर SI सिस्टम में इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। और इस K की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं तो अब जो हमें फोर्स मिलता है वो मिलता है फोर्स इज इक्वल्स टू F, यानी कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड N इज द यूनिट ऑफ द फोर्स दैट इज न्यूटन। तो इसका मतलब किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का फोर्स हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमारा भाई मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? तो अगर हम इस एप्सिलॉन 0 की बात करें तो एप्सिलॉन 0 जो होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। परमिटिविटी असल में एक ऐसा कांस्टेंट नंबर है जो उस मीडियम के अंदर रखे गए इन चार्जेस के मीडियम की वैल्यू को दिखाता है। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हमें ओवरऑल न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू चाहिए तो 1/4πε0 की जो टोटल वैल्यू होती है, अगर इस एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्स 9 × 10⁹, जो कि ये कांस्टेंट है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो अब जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। तो ये ओवरऑल आपका कूलॉम्स लॉ होता है, जो किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के काम आता है। अगर आपको ये लॉ समझ में आया है तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इसी कूलॉम्ब फोर्स को हम और थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, और इस बार कंडीशन है कि पहले जहाँ चार्जेस को हमने फ्री स्पेस या एयर में रखा हुआ कंसीडर किया था, इस बार जो आपका मीडियम है वो एयर के अलावा कुछ और है। दैट मीन्स इफ़ द मीडियम इज़ अदर देन एयर, उस कंडीशन में आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी पिछले डायग्राम को ही कंटिन्यू किया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसके आसपास एक डॉटेड लाइन्स ड्रॉ की है, जो ये दर्शा रही है कि इस बार जो मीडियम है वो एयर नहीं है, और जब मीडियम एयर नहीं है तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमने इन दो चार्जेस को वाटर के अंदर रखा हुआ हो सकता है कि हमने किसी अल्कोहल के अंदर रखा हुआ हो, किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है, बट एयर वो मीडियम नहीं है। और यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो उस नए दिए गए मीडियम की परमिटिविटी हो सकती है, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई है, दैट एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम, जो कि एयर नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पर भी उसी तरह से फॉलो होगा, लेकिन एक नई वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगी। जहाँ पिछले केस में हम जानते हैं कि k की वैल्यू 1/4πε0 होती है, जो एयर के लिए होती है, लेकिन यहाँ जो k की वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी 1/4πε ओनली। दैट मीन्स एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी गिवन मीडियम। अगर इस k की वैल्यू को हम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स में कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी दिए गए मीडियम में कूलॉम्स फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बुक्स भी आपको मिलेंगी जहां पर इस फोर्स की वैल्यू को एक नए फॉर्मूले की टर्म में भी लिखा जा सकता है, हम वो भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, जहाँ एप्सिलॉन R क्या है, अब एप्सिलॉन R जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये कैसे निकालते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में आती है, दैट मीन्स हम यहाँ पर उन्हें रिलेट करते हैं। अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना हो तो वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, जो कि ये रहा, अपॉन जिससे हम इसे कंपेयर करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें यहाँ पर तो ये हो जाती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब आपने कुछ भी नया नहीं किया है। अगर आप इस एप्सिलॉन की जगह पर चाहें तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये है आपका फोर्स जब कोई ऐसा मीडियम दिया जाए जहाँ इन दोनों चार्जेस को रखा होगा, और उस कंडीशन में आपका जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव परमिटिविटी। आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको उस नए मीडियम की परमिटिविटी गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये किसी दिए गए मीडियम में आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं।
जहाँ पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था वहाँ हमने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात की थी, यहाँ हम उस फोर्स की रिजल्टेंट डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ये देखेंगे कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज पर किस तरह से और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सिमिलरली सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पर कैसा फोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बेसिस पर जो ओवरऑल नेट फोर्स हमें मिलने वाला है वो क्या है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। इस वेक्टर फॉर्म को लॉ ऑफ कंजर्वेशन का एप्लीकेशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेशन भी कहते हैं। वो कैसे अचीव किया जाता है हम उसके पूरे सॉल्यूशन के बाद उसे समझ पाएंगे। चलिए, इसे समझने के लिए हम फिर से वही कंसीडर करते हैं। मैंने पिछला वाला ही जो हमारा मेन डायग्राम है उसी को मैं कंटिन्यू करता चल रहा हूँ। बस यहाँ पर हमें अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो कूलॉम्स लॉ है उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये जो फॉर्मूला है बेटा ये हमारा न्यूटन का न्यूटन इसकी यूनिट है, और ये जो फॉर्मूला है ये ओवरऑल उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसके मैग्नीट्यूड को? कि दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म को कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं, चलिए अब उसकी बात करते हैं। हमें ये बात तो क्लियर है कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट वाला चार्ज सेकेंड वाले चार्ज पर एक रिपल्शन का फोर्स लगाता है, दैट मीन्स कौन लगा रहा है, फिर से देखना, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट के कारण, और इस फर्स्ट वाले ने जब फोर्स लगाया तो इस Q2 चार्ज को रिपेल कर दिया, जिससे इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया और उसे रिपेल कर दिया तो हमें फोर्स 2-1 मिला। क्लियर? और उसका जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, बस फ़र्क इतना है कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर दी है। तो ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म, और अब हम बना रहे हैं इंडिविजुअल वेक्टर फॉर्म। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को हमें उसकी ओरिजिनेशन से भी शो करना होता है, उसका पोजीशन वेक्टर दिखाना होता है। तो ये जो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो फर्स्ट वाले चार्ज से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, सेकेंड वाले चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर इस F21 फोर्स का जो एक्चुअल पोजीशन वेक्टर है वो किस तरह से शो होगा, R12 यूनिट कैप से। तो हम इस फोर्स के साथ यूनिट वेक्टर भी रिप्रेजेंट कर देंगे जो क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। सिमिलरली सेम टाइम पर Q2 वाला भी Q1 को रिपेल करेगा, और इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा F12 वेक्टर। तो हम इसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर भी फोर्स स्टार्ट हो रहा है सेकेंड से, जा रहा है फर्स्ट की तरफ, यानी यहाँ पर इस फोर्स F12 का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम कैसे शो करेंगे, R21 यूनिट वेक्टर से, क्योंकि सेकेंड से स्टार्ट होके फर्स्ट की तरफ उस फोर्स F12 का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R21 यूनिट कैप। अब यहाँ एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम चाहें तो हम यूनिट कैप के भी एक कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो वो होता है गिवन वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ द वेक्टर। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ तो मुझे फोर्स की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिल जाती है, वो मिल जाती है, आप देखिए F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, और ये जो यूनिट कैप है ये बन जाएगा R वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ R, जो कि आगे जाकर बदल जाएगा और कुछ इस तरह से हमें दिखने लग जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। अब क्योंकि इन दोनों फोर्सेस में अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी क्वांटिटी जो है वो सेम है जो कि इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है,
लेकिन बस इसकी डायरेक्शन को अगर हमें समझना है तो हमें इनके यूनिट वेक्टर्स को देखना होगा। दैट मीन्स ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा हो या सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस हमें उसकी वेक्टर नोटेशंस के थ्रू मिल रही है। ये रहा F21 वेक्टर जो कि राइट की तरफ जा रहा है और ये रहा F12 वेक्टर जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि F12 एंड F21 इनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल है, बट इनके पोजीशन वेक्टर्स जो है वो अपोजिट है। दैट मीन्स अगर मैं R12 की बात करता हूँ तो ये किसके अपोजिट है, R21 के अपोजिट है। दैट मीन्स R12 की जो डायरेक्शन है वो R21 से जस्ट अपोजिट है, जिसे मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ। अगर इस रिलेशन को मैं दी गई इक्वेशन में यूज़ कर लेता हूँ, देखिए F21 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, या फिर बेसिक, सॉरी हम यहाँ लिखते हैं पहले सबसे बेसिक वाले फॉर्मूले में R स्क्वायर, और यहाँ क्या था भाई, यहाँ था R12 का यूनिट कैप, लेकिन R12 यूनिट कैप की वैल्यू तो R21 यूनिट कैप के बराबर होती है। तो इसे हटाकर मैं अगर यहाँ -R21 यूनिट वेक्टर के थ्रू इसे शो कर दूँ तो आप देखिए ये वाला जो ओवरऑल वैल्यू है ये किसके बराबर दिखता है, ये तो इसके बराबर दिखता है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू इतने इतने वैल्यू को देखें और ये माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये बन जाता है F12। दैट मीन्स जो ओवरऑल फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शंस अपोजिट है, और इसी वजह से F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी अप्लाई हो गया। हम कह सकते हैं कि अगर ये एक एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स हो सकता है, अगर F21 एक एक्शन फोर्स है तो F12 एक रिएक्शन फोर्स हो सकता है। दैट मीन्स ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ओवरऑल जो नेट फोर्स है इस सिस्टम का वो हमें कैसे मिलेगा, अगर मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ यानी लेफ्ट में ले जाता हूँ तो ओवरऑल नेट फोर्स हो गया 0। दैट मीन्स ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी। तो ये आपका ओवरऑल न्यूटन का वेक्टर फॉर्म होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म क्या है, बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, क्या ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अप्लाई करता है। डेफिनेटली, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है और वो है कि ये जो चार्जेस हैं इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इन दोनों चार्जेस के बीच लाइन जॉइनिंग कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज हमने कूलॉम्स लॉ की बात की, जहां हमने उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म की भी बात की और वेक्टर फॉर्म की भी बात की। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।